नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। चौथे चरण भीषण रण के तमाम जानकारियों के साथ मैं प्रियंका मिश्रा हाजिर हूं। लगातार इंडिया वॉइस के द्वारा हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों में 10 राज्यों की 96 सीटों पर जिस तरह से चुनाव हो रहा है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम लगातार करेंगे। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी। उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग, वहीं मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4 सीटों पर भी आज चुनाव। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर आज मतदान, वहीं जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी वोटिंग, जिसके लिए भारी संख्या में वोटर्स के साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। तो मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4 सीटों पर आज चुनाव। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग। चौथे चरण की वोटिंग जारी। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में मतदान करने के लिए वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं। देखना यह होगा कि पिछले 3 चरणों के मुकाबले आज चौथे चरण में मतदाता कितनी भारी संख्या में बाहर निकलते हैं और वोट प्रतिशत को लेकर क्या कुछ बदलाव आज देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव की जब से शुरुआत हुई है, तब से वोटिंग प्रतिशत को लेकर चुनाव आयोग से लेकर तमाम राजनीतिक दल चिंता में बने हुए हैं। लगातार राजनीतिक दलों के साथ ही साथ नेताओं के द्वारा भी जनता से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर, जागरूक मतदाता को लेकर अपील की जा रही है। देखना ये होगा कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज मतदाता अपनी जागरूकता का परिचय किस तरह से देते हैं, किस तरह से लोकसभा के इस पर्व के प्रति अपनी उत्सुकता जाहिर करते हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 8, उड़ीसा की 4 सीटों पर मतदान, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5 और झारखंड की 4 सीटों पर भी वोटिंग जारी। मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4 सीटों पर चुनाव, वहीं पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग आज। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी आज साथ ही साथ हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 175 सीटों पर, तो वहीं उड़ीसा की 28 सीटों पर वोटिंग जारी। और इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीएम ने मतदाताओं से मतदान की अपील। सीएम ने मतदाताओं से मतदान की अपील। विकास, सुरक्षा, सम्मान के लिए करे वोट, आत्मनिर्भर भारत के लिए करे मतदान। तो इस वक्त की अहम जानकारी। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील, मतदाताओं से की अपील। एक्स पर लिखकर मतदाताओं से अपील। सीएम ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील। तो लगातार चौथे चरण में विकास, सुरक्षा, सम्मान के लिए करें वोट, आत्मनिर्भर भारत के लिए करें मतदान। सोशल मीडिया पर लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के तमाम मतदाताओं से अपील की है। इसके साथ ही साथ लगातार वोट प्रतिशत को लेकर जो बातचीत कर रही थी, उसको लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की अपील सामने आई है। और लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता मतदाता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। देखना ये होगा कि चौथे चरण तक आते आते, क्योंकि अभी तक ये देखने को मिला है कि पहले चरण से लेकर आगे बढ़ने वाले चरणों में वोट प्रतिशत में मामूली सा सुधार दर्ज किया गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि आज चौथे चरण के दिन मतदाता किस तरह से पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट प्रतिशत के मामले में अपना प्रदर्शन जाहिर करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए मतदान करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाने के साथ ही साथ पहले मतदान फिर जलपान की मुहिम भी चुनाव आयोग के द्वारा चलाई गई है। देखना यह होगा कि
चुनाव आयोग के द्वारा की गई कोशिशें आज कितना रंग लाती हैं। तो विकास, सुरक्षा, सम्मान के लिए करे वोट, आत्मनिर्भर भारत के लिए करे मतदान। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान, अकबरपुर, बहराइच, इटावा, लखीमपुर खीरी। तो आगे आपको अलग अलग पोलिंग बूथ पर हम ले चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ मतदाताओं का रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ अहम राजनीतिक बयान। इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सब कुशल मतदान किया और मैं सबसे अपील करता हूं अधिकतम मतदान करें और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है। निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की मई करना। वोटरों से अपील करूंगा, अपने गांव बड़हिया से लेकर के मुंगेर, बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार देश को कि वोट जरूर डालें। ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा, जिससे गरीबों को एक ताकत मिलेगी। और बहनों, आपका एक जिम्मेदार कदम हमारे पूरा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को ही नहीं, पूरा तेलंगाना को और देश को और आगे लेके जाने का एक हिम्मत दे देगा। तेलंगाना में और हैदराबाद में तो कई सालों से जो बदलाव नहीं है, जो तरक्की नहीं है, वो देगा और पूरा देश को 5वां नंबर से नंबर 1 अव्वल नंबर पे आर्थिक स्वरूप में लेके जाने का एक मौका हमको मिलेगा। No, so I would like to say, I mean, every time I've been telling, this time also, the new emerging waters are coming up. So I do request them, make use of your power of vote. సో ఓటు అన్నది మన హక్కే కాదు, ఓటు వినియోగించుకోవడం మన బాధ్యత అని కూడా నేను చెప్తాను. సో ప్రతి ఒక్కరు వినియోగించుకోవాలి. అప్పుడే సరైన నాయకులు వస్తారు, సరైన ప్రభుత్వాలు ఏర్పడతాయి, సరైన అభివృద్ధి జరుగుతుంది. पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है। इस देश के 75% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है। शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं, आज पहला वोट भी मैंने कास्ट किया। सब तरफ से केवल एक ही आवाज आती है, कमल का फूल, अरुण सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। रोते हुए बोल रहे हैं, कोई अपना बच्चा को बगल में खड़ा हुआ 5-7 साल का, उसको दिखा के बोल रहे देखो इसका जब से जन्म हुआ मैं वोट नहीं डाला, मुझे प्लीज वोट डालने की व्यवस्था करिए। और मैंने सबको बोला कि आप जरूर वोट डालेंगे, सुबह जाके लाइन में खड़ा रहिए। तो मुझे लगता है वोटिंग ठीक ठाक होगा। इनकी आदत है डराने धमकाने का, वही सीपीएम के समय करते थे लोग, वही टीएमसी में है, और प्रभावित करना। कल रात को कई जगह शहर में जाके बस्तियों में डराया गया लोगों की मत निकालिए वोट देने के लिए। और इसी के साथ आइए आपको अलग अलग सीटों पर ले चलते हैं कि मतदाता किस तरह से अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कानपुर से संवाददाता मोहम्मद असलम जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जी मोहम्मद असलम, कानपुर की अगर बात करें तो जिस तरह से कानपुर से हमारे साथ मोहम्मद असलम के साथ ही साथ हमारे साथ लखीमपुर खीरी से भी संवाददाता रामजीत सिंह बने हुए हैं, इसके अलावा निखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ उन्नाव से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद असलम, कानपुर की सबसे पहले बात करेंगे, क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है? कानपुर की दोनों सीटों की बात करें, अकबरपुर की बात करें और कानपुर नगर की बात करें, तो जिस तरह से कानपुर नगर में बीजेपी ने अपना नया प्रत्याशी उतारा है, ऐसे में क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहे हैं और किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? देखिए, कानपुर में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, वो कानपुर के नहीं है बल्कि फर्रुखाबाद के हैं। और जो आलोक मिश्रा जो गठबंधन प्रत्याशी हैं, उनका भी कोई पृष्ठभूमि ज्यादा पुरानी राजनीतिक नहीं है, न ही रमेश अवस्थी के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो साफ तौर पर दोनों एक तरफा चुनाव नहीं है और टक्कर साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हम लोकसभा अकबरपुर की बात करेंगे तो वहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले हैं, पहले कहा यह जा रहा था कि उनका जो टिकट है वो कट जाएगा, लेकिन उनको टिकट फिर बीजेपी ने एक बार दिया है। और वहीं वहां से गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल है। तो ऐसे में वहां भी बताया जा रहा है टक्कर जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि राजा रामपाल का बताया जाता है गठबंधन प्रत्याशी। हालांकि देवेंद्र सिंह भोले वहां
यहाँ पर जो है सिटिंग लोग सांसद भी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ये नहीं कहा जा सकता फिलहाल भी एक तरफा जो है पूरा चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोटरों को देखना होगा कि आखिर किस आधार पर वो वोट करते हैं। वो तो अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चुनाव में जो लोग हैं वो बूथों तक वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, और अभी भी जो है काफी तादाद में जो लोग जो बूथों तक पहुंच रहे हैं, काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जी मोहम्मद असलम, कानपुर नगर की अगर खासतौर से बात करें तो सत्यदेव पचौरी के बाद अब जिस तरह से राजेश त्रिपाठी की आप बात कर रहे हैं और कानपुर से बाहर का कैंडिडेट उतारा गया है, तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इससे पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ भी हुआ करती थी। श्री प्रकाश जायसवाल लंबे समय तक काबिज रहे हैं कानपुर की सीट पर। क्या लग रहा है आपको, क्या नया प्रत्याशी लाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बढ़त मिलेगी? देखिए, श्री प्रकाश जायसवाल की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी थे, और जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें लगातार बीजेपी ने ही यहाँ जीत हासिल की है। और अगर हम अकबरपुर की बात करते हो तो पिछली बार भी देवेंद्र सिंह भोले जीते थे, लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कैंडिडेट है बीजेपी रमेश अवस्थी, वो उनको जो है कुछ लोग पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों का कि बाहर से प्रत्याशी एकदम से उनको जो है लैंड यहाँ पर कर दिया गया है, तो ऐसे में ये भी एक पूरा मामला देखने को सामने आ रहा है। और जो आलोक मिश्रा है उनकी कोई ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। यहाँ पर जो समीकरणों का खेल ये है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका रुझान किस तरफ जाता है, और जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा, वो भी लगातार जो अपनी रैलियों में है वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं अगर हम रमेश अवस्थी की बात करें तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री और सीएम योगी की रैली भी हुई थी, तो अभी कहना मुश्किल होगा कि आखिर किस तरफ रुझान जा रहे हैं। और रुझान फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज में जो अगर बढ़ोतरी होती है तो कहा यह जा रहा है कि आलोक मिश्रा का उससे फायदा होगा। फिलहाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जिस बूथ पर खड़े हैं वो किदवई नगर एरिया लगता है, और किदवई नगर जो एरिया है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर जो सिटिंग जो विधानसभा विधायक है वो महेश त्रिवेदी है, और यहाँ से काफी भारी जो मत है वो बीजेपी को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो कांटे की है, एक तरफा कोई भी दोनों सीटों पर चुनाव नहीं है, और टक्कर का साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ निखिलेश प्रताप भी उन्नाव से बने हुए हैं। निखिलेश, उन्नाव की अगर बात करें तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? सिटिंग एमपी बीजेपी के हैं, दोबारा उनको मैदान में उतारा गया है, क्या स्थिति नजर आ रही है? जी निखिलेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, उन्नाव की अगर बात करें तो क्या कुछ ताजा समीकरण नजर आ रहे हैं? दूसरी बात, वोटर्स की अगर बात करें तो वोटर्स को लेकर क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है? उन्नाव के वोटर्स में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़ चढ़कर उन्नाव की जनता अपना वोट मतदान कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के आरएसएस इंटर कॉलेज में, जो कि शहर के बीचों बीच में स्थित है। और यहाँ पर इंडी गठबंधन की प्रत्याशी अन्नू टंडन अभी अपने परिवार समेत मौके पर बस आई हैं और अपना वोट डालने के लिए अंदर गई हैं। और जैसे ही वो बाहर आती हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या है, किस तरह से मतदान लोग कर रहे हैं, कितना क्या उत्साह है, और वो अपने परिवार के साथ वोट डालने आई हैं, काफी खुश नजर आ रही हैं। और लोगों से भी अपील भी कर रही हैं कि लगातार सभी लोग वोट डालें, मतदान जरूर करें, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, फिर सारे काम करें, क्योंकि आज कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से भी सभी छुट्टी का आदेश दिया गया है कि जिससे मतदान कहीं भी प्रभावित ना होने पाए। और अगर कुछ छिटपुट घटनाएं भी आ रही हैं ईवीएम को लेकर, उस पर भी प्रशासन पूरी कड़ी नजर रखे हुए है और अपनी लगातार सतर्कता बनाए हुए रखे। जी बिल्कुल, हमारे साथ राम जी भी बने हुए हैं। जी राम जी, आपके क्षेत्र की बात करें तो मतदाताओं में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? पहले तीनों चरण की बात करें तो मतदाता कम संख्या में बाहर निकले। उत्तर प्रदेश में हालांकि कम मतदान देखने को मिलता है, लेकिन आज चौथे चरण की बात करें तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, क्या अंदेशा है? लगभग आधे घंटे जो मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम में जिस तरीके से गर्मी थी, तेज धूप होती थी, तो कहीं ना कहीं इससे भी एक निजात मिला है। और प्रियंका, आपको बता दें कि जो जिस बूथ पे खड़े हैं सदर स्कूल का एक बूथ है, और बाकायदा
कलेक्ट्रेट के पड़ोस में बूथ है और देखा जाए तो एक तरीके से जो शहर का महत्वपूर्ण बूथ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जो वोट प्रतिशत जिस तरीके से निकल रहे हैं, वोटर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोटरों की तादाद जो युवा वोटर है तो बड़ा उनके अंदर उत्साह भी देखा जा रहा है। बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के भी साथ चौबंद व्यवस्था है और लगभग जब आधे घंटे जब बारिश हुई है, बारिश तक थमा रहा, उसके बाद वोटर निकल रहा है का। जी बिल्कुल, आपके क्षेत्र में समीकरण की बात करें तो क्या कुछ और किसके बीच समीकरण देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका, आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में जाने वाली लखीमपुर खीरी है। यहाँ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और वहीं आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी से उत्कर्ष मधुर हैं, जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं और इनके परिवार में जो इनके बाबा हैं वो भी कद्दावर नेता थे और स्वर्गीय मुलायम सिंह के साथ के उनके टीम के मेंबर थे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि उनका भी देखा जाता है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और वहीं आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी से अंशय कालरा जी हैं। अंशय कालरा जी सिख समाज से देखे जाते हैं। बाकायदा इनका पलिया क्षेत्र में इनका घर है, इनके जो पुरखे हैं यहाँ पे रहते हैं, उनका ये कहना है। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से मायावती के तूफानी दौरा जो लखीमपुर खीरी में आया है, तो जो मायावती जी का जो वोट कैडर वोट था वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहा, यह कई रैलियों में भी दिखाई पड़ा है प्रियंका। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पिंटू तोमर जी भी जुड़ चुके हैं। पिंटू जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। चौथे चरण का चुनाव, 10 राज्यों में 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? और दूसरी बात, प्रतिशत को लेकर सबसे पहले आपसे यहाँ पर बातचीत करना चाहूंगी। पिछले 3 चुनावों में उत्तर प्रदेश में खासतौर से देखा जाए तो प्रतिशत बेहद संतोषजनक नहीं रहा है। ऐसे में आज क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, ये बेशक एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है जिस तरीके से मतदान प्रतिशत गिरा है। लेकिन इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन, जिला प्रशासन की तरफ से तो तैयारी पूर्ण है और कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि मतदाताओं का स्वागत मिठाई और ठंडे पानी के साथ किया जा रहा है। कुछ जिम्मेदारी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 15 प्रमुख बनाए हैं, उनकी जिम्मेदारी यही होती थी हर बूथ से कि वो कार्यकर्ता को लेके आए। लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद मतदान की उदासीनता जो है वो बेहद चिंताजनक है। देखना होगा कि इस बार क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में मौसम का भी आगाज किया था कि मौसम कुछ ठीक रहेगा, मौसम, गेहूं की कटाई, ये सब कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं इस बार जो मतदान को प्रभावित कर रही हैं। मतदान 60% होना बहुत आम बात मानी जाती है हिंदुस्तान में। और उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि हर चुनाव में जब मतदान बढ़ते हैं और उसके बावजूद अगर मतदान कम है तो ये सबको सोचने का विषय है, सबको चिंता करनी चाहिए इस बात से। उम्मीद यही है कि पहले 3 चरणों में जो मतदान होगा, इस बार संभावना ये जताई जा रही है कि अधिक होगा। हालांकि अगर हम 2019 का पैटर्न देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि उसमें भी 7 चरणों में चुनाव हुआ था और वो हर चरण में घटा था। लेकिन उम्मीद ही की जा सकती है और उम्मीद ये है कि इस बार संभावना यही है उत्तर प्रदेश में कि बाकी 3 चरणों से ज्यादा चुनाव दिखाई दे हमें। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की अगर हॉट सीट्स की हम बात कर ले तो सबसे पहले कन्नौज, जहां से सपा सुप्रीमो चुनावी मैदान में है। हालांकि कन्नौज से वो पहले भी कई बार डिम्पल यादव के हार जाने के अलावा समाजवादी पार्टी का उसे गढ़ माना जाता है। एक तो कन्नौज, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा कानपुर में जिस तरह से नया प्रत्याशी उतारा गया है और कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की भी एक बार फिर से रहेगी कि कोशिश करके वापस इस गढ़ को वापस लिया जाए। तो क्या कुछ समीकरण तमाम सीटों पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, कन्नौज से जब अखिलेश यादव ने नामांकन किया था तो उसी के बाद राहुल गांधी पे भी प्रेशर था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2 बड़े नाम है भारतीय राजनीति के। उनके नामांकन करने से या चुनाव लड़ने से पूरे प्रदेश में या आसपास के क्षेत्र की जो लोकसभा सीट है उन पर जरूर प्रभाव पड़ता है। यही कारण था कि 2014 में नरेंद्र मोदी बनारस आए थे, उन्होंने बनारस से चुनाव लड़ा था जिसका पूर्वांचल और बिहार तक में एक लंबा प्रभाव देखने को मिला था। वहीं कानपुर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने रमेश अवस्थी को उतारा है, बड़े पत्रकार हैं और उसके बाद उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है। फाइट है, वहाँ त्रिकोणीय फाइट देखने को मिल रही है। कन्नौज एक ऐसी सीट है जिसका मिजाज हमेशा अलग रहा है, जहां उसने एक बार। आपको बीच में रोकेंगे पिंटू जी, इसी बीच बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। गाजीपुर से बड़ी खबर, गठबंधन प्रत्याशी अफजाल अंसारी आज करेंगे नामांकन। लोहिया भवन से नामांकन स्थल पहुंचेंगे अफजाल अंसारी। तो अगले चरणों के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तैयारी। अफजाल अंसारी की गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है सजा। गठबंधन प्रत्याशी अफजाल अंसारी आज करेंगे नामांकन।
गाजीपुर से इस वक्त की अहम जानकारी। एक तरफ चौथे चरण का मतदान चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अफजाल अंसारी नामांकन दाखिल करेंगे। अफजाल अंसारी की गैंगस्टर मामले में आज होनी है सुनवाई। गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले ही सुनाई है सजा। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट से आज क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। लेकिन उसके साथ ही साथ आज गठबंधन प्रत्याशी अफजाल अंसारी अपना नामांकन भरेंगे। लोहिया भवन से नामांकन स्थल पहुंचेंगे अफजाल अंसारी। तो गाजीपुर सीट को लेकर जिस तरह से ये माना जा रहा था कि अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने उतारा जरूर है, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हाई कोर्ट के फैसले में आज क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि गठबंधन प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने नामांकन भरने की तैयारी भी पूरी कर ली। अब देखना ही होगा कि एक तरफ तो आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। क्या चुनाव लड़ने को लेकर भी कोई टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की जाती है। ये कोर्ट की सिटिंग के बाद, कोर्ट की कार्रवाई के बाद जानकारी सामने आ सकती है। तो गाजीपुर से इस वक्त की अहम जानकारी। अफजाल अंसारी आज भरेंगे अपना नामांकन। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में आज अफजाल अंसारी के केस में होनी है सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट पहले ही अफजाल अंसारी को सजा सुना चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट के खिलाफ। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता सुशील तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुशील, गाजीपुर में जिस तरह से एक तरफ तो अफजाल अंसारी नामांकन भरने की तैयारी कर रहे हैं, लोहिया भवन से नामांकन स्थल पहुंचेंगे, दूसरी तरफ हाईकोर्ट में उनके केस को लेकर आज सुनवाई भी है। क्या लग रहा है नामांकन भरने के साथ ही साथ कोर्ट से क्या कुछ फैसला आने की उम्मीद की जा रही है? प्रियंका जी, सही कहा आपने। अगर गाजीपुर के लोकसभा के चुनावी समीकरण की बात करें तो अफजाल अंसारी को आज एमपी एमएलए कोर्ट से आज हो सकता है कि उनको सजा हो जाए, लेकिन अफजाल अंसारी ने अपने परिवार के लोगों का भी नामांकन किया जिसमें उनकी बेटी का नाम आ रहा है। और लगभग दोपहर में जो सुनने में आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि नामांकन वो जो समता भवन है सपा कार्यालय गाजीपुर का, वहां से प्रियंका जी जाने वाले हैं। तो अफजाल अंसारी हम कहें तो पूर्वांचल में एक बड़ा नाम है और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भी मुकाबला होगा अफजाल से होगा, या अफजाल चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी भी परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे, जो कि अफजाल अंसारी कह रहे हैं। और आपने देखा भी कि इंडिया वाइज के कैमरे पे जो उनकी बेटी है वो जाके महादेव के मंदिर जा रही है, चर्चाओं में वो भाग ले रही है। तो राजनीतिक माहौल का है, राजनीतिक पारा काफी बढ़ चुका है गाजीपुर का और कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो नामांकन स्थल पहुंचेंगे लोहिया भवन से, क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है? दूसरी तरफ कोर्ट के सुनवाई की बात करें तो कोर्ट की सुनवाई कब तक आनी है? क्या चुनाव लड़ने के मामले में भी कोई टिप्पणी आ सकती है? प्रियंका जी, माननीय न्यायालय लगभग दोपहर तक जो सुनने में आ रहा फैसला सुनाए, लेकिन गाजीपुर से जो 9:30 का समय प्रियंका जी दिया गया, लेकिन दोपहर तक वो नामांकन करें या परिवार के लोग करें, भारी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पे मुस्तैदी से यहाँ पे यूपी पुलिस के जवान लगे हुए हैं। तो कुछ ही समय के बाद प्रियंका जी ये साफ हो जाएगा कि अफजाल चुनाव लड़ते हैं या परिवार का कोई सदस्य। जी बिल्कुल, तो कुछ ही समय में ये साफ हो जाएगा। पहले भी इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि अगर अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं तो उनके परिवार से उनका बेटा चुनावी मैदान में उतर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में कोर्ट की कार्रवाई पर भी पूरा मामला टिका हुआ है। इससे पहले भी कई केसेस में इस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की है, चुनाव न लड़ने का आदेश भी कोर्ट की तरफ से आया है। अफजाल अंसारी के मामले में क्या कुछ लगता है कि अफजाल अंसारी के मामले में जिस तरह से वो नामांकन भरने के लिए तैयारी कर चुके हैं, पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई जाएगी? अब प्रियंका जी, अगर मैं आपसे बात बताऊं तो गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा दे दी थी, लेकिन जब वो आगे गए, उन्होंने आगे का दरवाजा खटखटाया तो वहां पर जो अलका राय है, जो कृष्णानंद राय की धर्मपत्नी है, उनके बेटे पीयूष राय ने फिर आगे हम कहें उन्होंने कोर्ट में जाकर कहा कि जो सजा है अफजाल की वो बढ़ाई जाए। और प्रियंका जी, अगर सजा बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी माननीय न्यायालय के सामने ये कहा है कि अफजाल को सजा मिलनी चाहिए। और आगे कितने साल अगर ये सजा बढ़ती है तो फिर ये खतरे की घंटी है। अगर मैं कहूँ मुख्तार के इंतकाल के बाद प्रियंका जी, जब तक मुख्तार जिंदा थे तो मुख्तार के नाम पर ही अफजाल ने चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता था। लेकिन प्रियंका जी, गाजीपुर के चुनावी समीकरण की बात अगर मैं बताऊं तो मुख्तार के मरने के बाद अफजाल अंसारी को अगर सजा मिल जाती है तो ये अंसारी बंधुओं के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और चुनाव पर बड़ा असर पड़ने वाला है।
जी बिल्कुल, तो एक तरफ यहाँ पर आप जानकारी दे रहे हैं कि झटका हो सकता है अगर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला निकलकर या आदेश निकलकर सामने आता है। इसके अलावा अगर किसी भी स्थिति में अफजाल अंसारी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होते या कोर्ट की तरफ से कोई आदेश या रोक लगाई जाती है तो उनके परिवार से किसका नाम सबसे आगे आ रहा है, और ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी में हामी पहले ही भर दी गई है? सही कहा आपने, लेकिन यहाँ पे जो राजनीतिक माहौल है प्रियंका जी, अगर मैं कहूँ, अफजाल ने मीडिया के सामने कहा कि उनकी बेटी नुसरत चुनाव लड़ रही है, बहुत सारी बातें इससे निकलकर सामने आई, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन ये है कि अफजाल ने साफ कहा है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अफजाल के चुनाव नहीं लड़ने से प्रियंका जी गाजीपुर का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल जाएगा। और यहाँ पे जो पारसनाथ राय हैं जो कि भाजपा से हैं, बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह हैं, लेकिन मनोज सिन्हा के विकास पे लोगों का कहना है कि वो वोट कर रहे हैं। एक और माफियाओं का नाम आ रहा है जिसमें बहुत सारी बातें निकलकर सामने है। लेकिन अगर अफजाल अंसारी को सजा होती है प्रियंका जी तो निश्चित ही बीजेपी के कुनबे के लिए मैं कहूँ वो खुशी के पल देने वाला है। और निश्चित ही अगर अभी के समीकरण की बात करें तो यहाँ से बीजेपी यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के विकास के लोग वोट कर रहे हैं, मोदी जी के विकास से लोग खुश हैं, योगी जी बुलडोजर बाबा के कार्यों से लोग खुश हैं। तो अगर अफजाल अंसारी को प्रियंका जी सजा हो जाती है तो निश्चित ही सपा के लिए भी खतरे की घंटी है। और पूर्वांचल में जो अखिलेश यादव ने वोटरों को साधने की कोशिश की यहाँ पर अफजाल अंसारी को टिकट देके कि जाति जो भी वोटर हैं वो सपा से जुड़े, तो यहाँ पे जैसे ही अगर सजा होता है प्रियंका जी माननीय न्यायालय से तो गाजीपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल का समीकरण सपा के लिए बिगड़ जाए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर सुशील आपका साफ कहना है कि अगर अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में न उतरकर उनकी बेटी चुनावी मैदान में उतरती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की समीकरण यहाँ पर बदलने की उम्मीद है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी सीट को लेकर आश्वस्त है, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। जी सही कहा आपने, क्योंकि अफजाल अंसारी की बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव थे प्रियंका जी वोटरों को उन्होंने पूरी साधने की कोशिश की। और मैं आपसे बता दूं यहाँ पे ओवैसी आए थे और ओवैसी से पहले जब धर्मेंद्र यादव को अखिलेश ने भेजा था तो यहाँ पे राजनीतिक पारा जब चढ़ गया तो फिर उसको भाप नहीं पाए अखिलेश यादव। फिर अखिलेश यादव को वहां से खुद गाजीपुर आना पड़ा, वोटरों को साधने की कोशिश की। लेकिन यादव वोटर भी ऐसा नहीं है, जो सपा की बात होती है, यादव वोटर भी नाराज दिख रहे हैं। और निश्चित ही बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। आगे की रणनीति अगर अफजाल को सजा होती है तो सपा के लिए कठिनाइयों का डगर। जी बिल्कुल सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपनी नजर बनाए रखें। तो गाजीपुर के एमएलए कोर्ट ने सुनाई है सजा, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अफजाल अंसारी ने और आज इस पूरे मामले में सुनवाई है। देखना यह होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुनवाई के बाद फैसला निकलकर सामने आता है या आदेश निकलकर सामने आता है। दूसरी तरफ अफजाल अंसारी ने नामांकन की तैयारी कर ली है, लोहिया भवन से नामांकन स्थल पहुंचेंगे कुछ ही समय में अफजाल अंसारी। और लगातार हमारे साथ मोहम्मद असलम कानपुर से, निखिलेश प्रताप उन्नाव से बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ पिंटू तोमर राजनीतिक विश्लेषक भी बने हुए हैं, तो सीधे रुक कर लेते हैं। लगातार पिंटू जी, जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और गाजीपुर से अफजाल अंसारी के नामांकन को लेकर सूचनाएं निकलकर सामने आ रही है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट में मामला भी अभी अटका हुआ है। सुनवाई के बाद ही कहीं ना कहीं यह मामला साफ हो पाएगा कि अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनावी मैदान में होंगे या उनकी बेटी। जी देखिए, बिल्कुल एमपीएमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, गैंगस्टर एक्ट का मामला था। इसके बाद जो विधायक है कृष्णानंद राय, उनके बेटे की राय और राज्य सरकार की तरफ से ये याचिका गई थी सजा बढ़ाने के लिए, और उसमें 4 साल की जिनकी सजा हो गई थी और 2 साल से अधिक अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को सजा का ऐलान होता है तो निश्चित रूप से उनकी संसद हो या विधानसभा हो, उसकी सदस्यता उनकी चली जाती है। इसी को लेकर अफजाल अंसारी की भी संकट गहरा गया था संसदीय पे, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल राहत दे रखी है। उसी को लेकर ये मुद्दा है और इसमें अगर उनको हाईकोर्ट सजा बरकरार रखता है तो निश्चित रूप से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी बीच तस्वीरें देखने को मिली थी कि उनकी जो बेटी है नुसरत, वो जगह जगह प्रचार कर रही है। हालांकि ऐसी तस्वीरें पहले भी देखने को मिली है कि जब घर का कोई बड़ा लगता है तो बच्चे जो है उसका प्रचार करते हैं, लेकिन इसको एक तरीके से ऐसे भी देखा जा रहा था कि अगर अफजाल अंसारी की सजा बरकरार रहती है तो नुसरत को जो है समाजवादी पार्टी यहाँ तक आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर सकती है। आज अगर फैसला आ जाता है तो उम्मीद जताई जा रही है कि कल नुसरत का नामांकन करवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ राम जी भी लखीमपुर खीरी से बने हुए हैं। राम जी, लखीमपुर खीरी की बात करें तो जिस तरह से
अजय मिश्र टेनी हमेशा से विवादित रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने न केवल विश्वास जताया है बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से इशारा किया और बड़ा आदमी बनाने को लेकर उनका बयान सामने आया था लखीमपुर खीरी में जब जनसभा कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। क्या कुछ आपको समीकरण नजर आ रहे हैं और क्या लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी आसान है ये सीट निकालना? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि लगभग 10 साल से अजय टेनी यहाँ से सांसद हैं लखीमपुर लोकसभा से। अगर बात की जाए तो भाजपा की सरकार है जिस तरीके से अजय टेनी है और जिस तूफानी जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुए थे डिप्टी सीएम से लेके और बाकायदा अमित शाह जो बाकायदा उन्होंने भी रैलियां की थी, गोला मोहम्मदी में रैलियां हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे और कई राजनीतिक नेता आए थे, कई मंत्री आए थे। तो जो चुनावी अगर देखा जाए एक तरीके से चुनावी ताकत जिस भोग की भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं भुकी है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से 10 साल से सांसद हैं, अगर कहीं ये बात की जाए तो जिनके आप करेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उत्कर्ष वर्मा मधुर, ये भी बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं कि बाबा यहाँ पे एमएलए रहे हैं, स्वर्गीय 2 बार एमएलए रहे हैं, बाकी उत्कर्ष वर्मा भी यहाँ पे एमएलए रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वही बात की जाए बहुजन समाज पार्टी के जो अंशय कालरा जी हैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो टक्कर कहीं ना कहीं कांटे की भी दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। अजय मिश्र टेनी को लेकर क्या लगता है आपको कि पिछली बार सिटिंग सांसद हैं, 2019 में जीत मिली थी, लेकिन जिस तरह से उसके बाद विवाद रहा है उनके बेटे को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कमी आ सकती है लोकप्रियता में? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि जो वोटर है वो साइलेंट है। हम लोगों ने कई जगह जाके कई ऐसी बात की है, कई गाँव में हम लोग गए हैं, जिस तरीके से उनसे बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटर है वो साइलेंट है, उसका भी कहना है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात की जाए विवादों की अगर बात जी राम जी आपको यहाँ पर बीच में रोकेंगे। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मतदान शुरू होने से पहले 29 ईवीएम खराब, मतदान शुरू होने के पहले ईवीएम खराब हुई। कानपुर से खबर निकलकर सामने आ रही है। पनकी, गंगागंज, बिठूर की ईवीएम खराब। पनकी, गंगागंज, बिठूर की ईवीएम खराब। इसके अलावा कल्याणपुर में सबसे ज्यादा ईवीएम खराब निकली हैं। सपा प्रत्याशी राजा रामपाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। तो कानपुर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईवीएम खराब होने की जानकारी ट्वीट कर चुनाव आयोग को दी है। कानपुर में करीब 109 बूथों पर देरी से शुरू हुआ मतदान। तो मतदान शुरू होने से पहले 29 ईवीएम खराब। कानपुर से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग को लेकर भी यहां पर बड़ी कमी देखने को मिल रही है। मतदान शुरू होने से पहले ही जिस तरह से अलग अलग जगहों से ईवीएम के खराब होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पनकी, गंगागंज, बिठूर, कल्याणपुर में सबसे ज्यादा ईवीएम खराब निकलकर सामने आई हैं। सपा प्रत्याशी राजा रामपाल ने ट्वीट कर चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी दी है। ईवीएम खराब होने की जानकारी ट्वीट कर चुनाव आयोग को दी गई। कानपुर में करीब 109 बूथों पर देरी से शुरू हुआ मतदान। तो मतदान को लेकर ये चिंताजनक विषय, जिस तरह से 29 ईवीएम खराब होने के साथ ही साथ 109 बूथों पर देरी से मतदान शुरू होने की जानकारी खबर कानपुर से निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग कैसे इस गड़बड़ी को कितनी जल्दी ठीक करता है और सुचारू रूप से मतदान के लिए बूथों को तैयार कराने की कवायद कानपुर में की जाती है। सपा प्रत्याशी राजा रामपाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। और मोहम्मद असलम हमारे साथ कानपुर से लगातार बने हुए हैं। जो मोहम्मद असलम, जिस तरह से ये 29 ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है, साथ ही साथ पनकी, गंगागंज, कल्याणपुर, इन तमाम इलाकों में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 109 बूथों पर देरी से शुरू हुआ मतदान। जी बिल्कुल, अकबरपुर लोकसभा के प्रत्याशी राजा रामपाल ने शिकायत की है कि वहां पर जो है जो ईवीएम है कई मशीनें खराब है और जो वोटिंग है वो काफी देर से शुरू की गई है और साथ साथ उन्होंने आरोप भी लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय भी है और लगातार जो छुटपुट खबरें हैं वो कानपुर के कई इलाकों से भी आ रही हैं कि ईवीएम जो है वो खराब है। हालांकि वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जोनल मजिस्ट्रेट है, वो पहुंच रहे हैं और उस चीज को देख रहे हैं, उसको सही ठीक किया जा रहा है। हालांकि ये खबरें पहले भी आती रही हैं कि ईवीएम मशीनें जो है वोटिंग के समय खराब हो जाती हैं। हालांकि जो सबसे बड़ा आरोप ये था कि जो वोटिंग है वो देर से शुरू कराई गई है, चूंकि देहात एरिया लगता है अकबरपुर लोकसभा। तो ऐसे में राजा रामपाल वहां के गठबंधन प्रत्याशी है, उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट कर आरोप लगाया। हालांकि इस चीज का अभी उनका पूरा बयान इस मामले पर नहीं आया है, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ये आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से उनके द्वारा आरोप लगाया गया है और अलग अलग जगहों पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 29 ईवीएम खराब होने और 109 बूथों पर मतदान देरी से शुरू होने का
बड़ा प्रभाव कानपुर के मत प्रतिशत पर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखने में यह आया है कि जब भी वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की खबरें आती हैं जिसमें कि ईवीएम मशीनें खराब हो जाती हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद उनको, चूंकि टेक्निकल चीजें हैं तो उनको ठीक भी कर लिया जाता है, लेकिन जो आरोप, ये सबसे गंभीर आरोप यह है कि वहां पर देर से वोटिंग शुरू की गई है, तो ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर हालांकि अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और बूथ है वहां पर जाकर चेक कर रहे हैं किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो राजा रामपुर का सीधा आरोप है। अगर हम उस सीट की बात करें तो वहां पर देवेंद्र सिंह भोले बीजेपी के प्रत्याशी है और सिटिंग सांसद भी रह चुके हैं, तो ऐसे में राजा रामपाल जो है ट्वीट करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जानकारी देने के बाद वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं। इस पूरे मामले को लेकर उस मामले की जांच भी चल रही है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो लगातार अलग अलग सीटों पर जिस तरह से जानकारी कानपुर से निकलकर सामने आ रही है, गाजीपुर में अफजाल अंसारी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो वहीं कानपुर में 109 जगहों पर देरी से मतदान शुरू हुआ है। इसके अलावा अलग अलग सीटों पर देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह से मतदान हो रहा है, ये जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपको। चौथा चरण रणभीषण में लगातार अलग अलग, और इसी बीच बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने की अपील, ढोल ताशे मंजीरा शंख घड़ियाल बजाकर की अपील। ढोल ताशे मंजीरा शंख बजाकर की अपील लोगों से सुरेंद्र मैथानी ने ढोल ताशे बजाकर मतदान करने की अपील। मतदाताओं को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी की अपील, ढोल ताशे मंजीरा शंख घड़ियाल बजाकर की गई अपील। लोगों से सुरेंद्र मैथानी ने वोट करने की अपील। मतदाताओं को घर से निकलकर वोट डालने के लिए किया जागरूक। कानपुर से इस वक्त यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से अलग अलग जगहों पर वोट प्रतिशत को लेकर तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां कवायद कर रही है। ऐसे में कानपुर से विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी ढोल ताशे नगाड़े बजाकर लोगों से मतदान करने की अपील की है। मतदाताओं को घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। कानपुर से विधायक सुरेंद्र मैथानी की अपील, घर से बाहर निकलें और मतदान में हिस्सा लें। तो ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख पा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से निकल के 6 तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर में आप AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी को देख पा रहे हैं मतदान करते हुए। दूसरी तस्वीर में फारूक अब्दुल्ला वोट करके बाहर निकले हैं, वोट कास्ट करके दिखा रहे हैं। और अलग अलग राज्यों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दिग्गज वोट करने के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए हैं। 6 तस्वीरें, 6 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की मतदान करते हुए। भारतीय राजनीति के दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में वोट कास्ट करते हुए। तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें, अलग अलग राज्यों से ये 6 तस्वीरें। आज जिस तरह से 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है, और इसके बाद आपको सुनवाते हैं कुछ अहम राजनीतिक बयान। इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सब कुशल मतदान किया, और मैं सबसे अपील करता हूं अधिकतम मतदान करें। और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की मई करना है। वोटरों से अपील करूंगा, अपने गांव बड़हिया से लेकर के मुंगेर, बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार देश को कि वोट जरूर डालें। ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से, और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा, जिससे गरीबों को एक ताकत मिलेगी। और बहनों, आपका एक जिम्मेदार कदम हमारे पूरा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को ही नहीं, पूरा तेलंगाना को और देश को और आगे लेके जाने का एक हिम्मत दे देगा। तेलंगाना में और हैदराबाद में तो
कई सालों से जो बदलाव नहीं है, जो तरक्की नहीं है, वो देगा और पूरा देश को 5वां नंबर से नंबर 1 अव्वल नंबर पे आर्थिक स्वरूप में लेके जाने का एक मौका हमको मिलेगा। No, so I would like to say, I mean, every time I've been telling, this time also, the new emerging waters are coming up. So I do request them, make use of your power of vote. So ఓటు అన్నది మన హక్కే కాదు, ఓటు వినియోగించుకోవడం మన బాధ్యత అని కూడా నేను చెప్తాను. సో ప్రతి ఒక్కరు వినియోగించుకోవాలి. అప్పుడే సరైన నాయకులు వస్తారు, సరైన ప్రభుత్వాలు ఏర్పడతాయి, సరైన అభివృద్ధి జరుగుతుంది. पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है. इस देश के 75% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है. शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं, आज पहला वोट भी मैंने कास्ट किया. सब तरफ से केवल एक ही आवाज आती है, कमल का फूल, अरुण सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी. रोते हुए बोल रहे हैं. कोई अपना बच्चा को बगल में खड़ा हुआ 5-7 साल का, उसको दिखा के बोल रहे देखो इसका जब से जन्म हुआ मैं वोट नहीं डाला. मुझे प्लीज वोट डालने की व्यवस्था करिए. और मैंने सबको बोला कि आप जरूर वोट डालेंगे, सुबह जाके लाइन में खड़ा रहिए. तो मुझे लगता है वोटिंग ठीक ठाक होगा. इनकी आदत है डराने धमकाने का, वही सीपीएम के समय करते थे लोग, वही टीएमसी में है, और प्रभावित करना. कल रात को कई जगह शहर में जाके बस्तियों में डराया गया लोगों की मत निकालिए वोट देने के लिए. टीएमसी के गुंडों के द्वारा उनका काउंसिलर के साथ उनके चमचे जाके कर रहे हैं. और आज सुबह से कई जगह एजेंट को, पोलिंग एजेंट को अंदर जाने के लिए मना कर, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी है. कंप्लेन आया, हमारे कार्यकर्ता गए हैं, हम प्रशासन को भी सूचित किए हैं. मुझे लगता है कि सब ठीक ठाक हो जाएगा. मैं भी निकलूंगा, जहां जो जरूरत पड़ेगा मैं यहां पहुंचूंगा. तो लगातार चौथा चरण रणभीषण में अलग अलग सीटों पर जिस तरह से मतदान हो रहा है, 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है. उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज 13 सीटों पर मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए चुनावी मैदान में पोलिंग बूथ पर उतर रहे हैं. ऐसे में हमारे साथ लगातार पिंटू तोमर जी राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं. इसके अलावा हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से बने हुए हैं. सीधे रुक कर लेते हैं. पिंटू जी, सीधे आपके पास आएंगे और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की खासतौर पर 13 सीटों को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, पिछली बार 2019 के नतीजे देखे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का भारी सीटों पर यहां पर कब्जा रहा है. इस बार समीकरण की अगर बात करें तो वोटर कहीं ना कहीं साइलेंट नजर आ रहा है. जिस तरह की लहर और हवा पिछली बार 2014 और 19 में देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं इस बार नजर नहीं आ रही है. कहीं शांत तरीके से मतदान हो रहा है, मतदाता अपना मत पूरी तरह से जाहिर नहीं कर रहा है. क्या लग रहा है आपको, क्या बदलाव के संकेत हैं, क्या कुछ उथल पुथल हो सकती है, किस तरह से आप देख पा रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों की बात करें तो 2019 में ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, अच्छे खासे मार्जिन के साथ थी. लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है. पिछली बार बसपा जो है, बसपा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, जो उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता. कांग्रेस अलग थी, इस बार कांग्रेस साथ है, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, बसपा अलग लग रही है. कई सीटों पर अगर हम बसपा प्रत्याशियों को देखें तो वो कहीं पर एनडीए और कहीं पर इंडिया गठबंधन को भारी चोट दे रहे हैं. वोटर का सबसे बड़ा साइलेंट होना बनता है. वो खुल के कुछ नहीं कह रहा. जैसे अक्सर वोटर खुल के बता देता था, एक लहर, एक हवा पता चल जाती थी कि किसी की सुनामी है या नहीं है. हालांकि अगर हम डेटा देखा तो 1992 से आज तक है तो जो ये मतदान प्रतिशत कम हुआ है 4 से लेकर 7% तक, इसमें कभी कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया है. लेकिन उदासीनता जरूर है. ये 4 जून के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उदासीनता क्यों थी, क्योंकि अभी कोई वोटर जो है वो खुल के नहीं बोल रहा है. अब क्या परिणाम आएगा ये 4 जून को पता चलेगा. लेकिन कम मतदान प्रतिशत में सभी प्रत्याशियों, सभी राजनीतिक दलों की और उनके नेताओं की नींद उड़ा रखी है. दोनों लोग अपनी तरफ से व्याख्या दे रहे हैं. यहाँ विपक्ष ये कह रहा है कि हमारा मतदाता बाहर आ रहा है क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद खत्म हो गई है. वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि विपक्ष का जो मतदाता है वो सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उसे पता है भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है. इन दावों की सच्चाई और हकीकत तो 4 जून को ही पता चलेगा. जी बिल्कुल. तो जिस तरह से अलग अलग सीटों पर यहाँ पे बात करें, पिछली बार की बात करें तो जिस तरह से 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर खाते में गई थी. कन्नौज की सीट की इस बार बात कर लें, क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी कौन कौन सी सीटें हो सकती है इस बार?
देखिए, ये कहना फिलहाल तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन ये फैक्ट है कि कन्नौज की जनता का मिजाज बड़ा अलग है। कन्नौज एक बार जहाँ डिम्पल को निर्विरोध जिताती है तो वहीं अगली बार उनको मतलब अगले से अगले नहीं, चुनाव लेकिन में जिस उनको तरह हरा से भी पिछली देती बार है। जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था और 12 साल बाद अखिलेश यादव एक बार फिर से कन्नौज से चुनावी मैदान में है। पहला चुनाव राजनीति की शुरुआत वहां से की थी, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद वहां पर जरूर की जा रही है। जी देखिए, मुलायम सिंह यादव इस सीट से जीते थे, 2 सीटों से लड़े थे। वो इस सीट उन्होंने खाली किया था, वैकेंट किया था, और अखिलेश यादव ने पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव अपने कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनको तो पता भी नहीं था कि उनकी शुरुआत हो जाएगी। बड़े मतों से जीते थे। कन्नौज की जनता ने इस परिवार पे बहुत प्यार लुटाया, लेकिन कम जीत का जो आपने बताया आंकड़ा, ये बिल्कुल सही बताया, क्योंकि अमेठी में भी हमने देखा था कि राहुल गांधी की जो जीत है वो लगातार 2 चुनाव में कम हुई। उसके बाद फिर वो अगला चुनाव स्मृति ईरानी से हार गए। अगर यही कहा जाता है कि अगर कोई प्रत्याशी 2019 में 5 लाख वोटों से जीता है तो सामने वाले को हराने में उसे दिक्कत आती है, क्योंकि एक जो परसेंटेज होता है, एक जो मार्जिन होता है जीत का, वो बहुत बड़ा होता है। इसी हिसाब से जिस तरीके से सुब्रत पाठक का मार्जिन कम था, लेकिन उससे पहले भी अगर हम 2014 में देखें तो डिम्पल यादव ज्यादा मतों से नहीं जीती थी। शायद यही कारण था कि 2019 में सुब्रत पाठक आसानी से जीत गए थे। नतीजे क्या आएंगे इसका 4 जून से पहले किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ को या पंडित को कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता बिल्कुल साइलेंट है और कम मतदान हो रहा है। इसका जी पिंटू जी, यहाँ पर मतों की बात करें तो 13,000 मतों से पिछली बार सुब्रत पाठक जीते थे। जी बिल्कुल, वो यही एक कारण है जिससे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्सुक हैं, प्रभावित हैं। देखिए, यहाँ पहले तेज प्रताप को टिकट दिया गया था, वो परिवार से ही आते हैं, कोई अलग नहीं है, साथ में ही बिहार में लालू परिवार की वो दामाद है। ऐसे में अखिलेश का यहाँ उतरना ये इसी बात को इंडिकेट करता है कि उधर राहुल गांधी पे भी प्रेशर बना, जिसके चलते उन्होंने रायबरेली से अपना नामांकन किया। चर्चा की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि बड़े नेता जहां से भी नामांकन करते हैं, आसपास की सीट और पूरे क्षेत्र में प्रभाव जाता है। कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह देखने को मिलता है। यही चीज हमें रायबरेली में देखने को मिल रही है। कांग्रेस जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में सुप्त हो गई थी, उसके कार्यकर्ताओं में जोश है। हर सीट पर अब उन्हें जोश दिखाई दे रहा है। अजय राय ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के, उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। वही समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है कन्नौज में अखिलेश के नामांकन के बाद, और वही राहुल गांधी के साथ हुआ है, कांग्रेस के साथ हुआ है राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन के बाद। जी बिल्कुल, राम जी हमारे साथ लखीमपुर खीरी से लगातार बने हुए हैं। जी राम जी, लखीमपुर खीरी को लेकर आपसे मैं चर्चा कर रही थी। अजय मिश्र टेनी को लेकर आपका कहना है कि समीकरण में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर हो सकता है, लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें, वोटों की संख्या की बात करें तो पिछली बार 6.09 लाख वोटों से अजय मिश्र टेनी को जीत मिली थी। भारी अंतर था और ऐसे में यही वजह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से अजय मिश्र टेनी को लगातार समर्थन मिला है, कहीं ना कहीं एक बैकिंग मिली है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी। क्या लग रहा है आपको कि क्या इसकी वजह कहीं ना कहीं आसपास की सीटों लखीमपुर खीरी का उनका प्रभाव और ये जो बड़े अंतर से जीत हासिल की गई थी, ये एक मुख्य वजह है? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें जिस तरीके से जो भारी वोट से पिछली बार अजय मिश्र टेनी जीते थे, तो कहीं ना कहीं जो लखीमपुर लोकसभा की जो सीट है, सदर लोकसभा की सीट अजय मिश्र टेनी की है, अगर देखा जाए तो एक सीट एक हॉट सीट है। उसको लेकर जो अमित शाह पूरी जो चुनावी जिस तरीके से जो मंथन हुआ है, जिस तरीके से रैलियां हुई थी, तो कहीं ना कहीं अजय मिश्र टेनी को जिताने के पक्ष में तो भारी भरकम व्यवस्था की गई थी। और जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की भी रैली यहीं से पड़ोस में हर गाँव में हुई थी, तो कहीं ना कहीं अजय मिश्र टेनी को जिताने के लिए सारी अपीलें की गई हैं। अगर बात की जाए, अगर विवादों की बात की जाए, जो तिकोनिया हिंसक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में पत्रकार सहित किसानों की जान गई थी और बाकायदा उनके बेटे जेल में रहे थे, बाकायदा जेल जाने के बाद जमानतें हुई हैं, जिस तरीके से जमानत से बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव जो किसान हैं, जो कृषक हैं, लखीमपुर खीरी एक चीनी का कटोरा बोला जाता है। बाकायदा गन्ना उत्पादन और बाकायदा जो यहाँ पे धान और गेहूं की बड़ी खेती होती है, और बड़े जो किसान है, अगर देखा जाए तो मिनी पंजाब, जो पलिया बोला जाता है, मिनी पंजाब बोला जाता है। यहाँ पे जो सिख फार्मर है बड़ी तादाद में है। प्रियंका जी बिल्कुल, राम जी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पिंटू जी जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से चौथे चरण की अलग अलग सीटों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसी बीच आइए आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां हमारी सहयोगी रिया आपको बताएंगी कि किस किस सीटों पर कौन से समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं।
लोकसभा चुनाव के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है। आज बारी चौथे चरण की है। आज देश भर के 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। किस राज्य की कितनी सीटों पर वोटिंग चल रही है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही इन सभी सीटों में से कौन सी सीटें हॉट है ये भी बताएंगे, जहां दिग्गजों की साख दांव पर है। इन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार है और 2019 में क्या कुछ इन सीटों पर इतिहास रहा ये भी आपको बताएंगे। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। बता देते हैं कौन कौन से 10 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर, बिहार की 5, झारखंड की 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, ओडिशा की 4 सीटें, तेलंगाना की बात करें तो 17 सीटों पर वोटिंग चल रही है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट। तो ये वो 10 राज्य आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कौन कौन सी ये सीटें हैं ये भी आपको बता दें। अकबरपुर, बहराइच, इटावा, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर और कानपुर। अब बात अकबरपुर की कर लेते हैं। अकबरपुर का 2019 का इतिहास आपको बता दें। बीजेपी से देवेंद्र सिंह भोले चुनावी मैदान में थे। इनके सामने बीएसपी के निशा सचान मैदान में थी। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोला फिर से चुनावी मैदान में है और इनके सामने समाजवादी पार्टी से राजा रामपाल चुनावी रण में है। बात बहराइच की कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको बता दें। बीजेपी से अक्षयवर लाल यहां से जीत गए थे और समाजवादी पार्टी से शब्बीर वाल्मीकि को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के रण की जल्दी से बात कर लेते हैं। बीजेपी से अब की बार आनंद कुमार गोंड चुनावी रण में है और समाजवादी पार्टी से रमेश गौतम चुनावी रण में है। इटावा की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको इटावा का बता दें। राम शंकर कठेरिया और समाजवादी पार्टी से कमलेश कुमार के बीच चुनावी मुकाबला था। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो बीजेपी से राम शंकर कठेरिया चुनावी मैदान में है। इनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे से है। लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं। जल्दी से आपको लखीमपुर खीरी का 2019 का इतिहास बता दें। 2019 में लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में थे और समाजवादी पार्टी से पूर्वी वर्मा यहां से चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार फिर से लखीमपुर खीरी से बीजेपी की तरफ से अजय मिश्र टेनी उम्मीदवार है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्कर्ष वर्मा चुनावी रण में है। 5वें नंबर पर बात करते हैं धौरहरा सीट की। धौरहरा का 2019 का इतिहास आपको बता दें। रेखा वर्मा के बीच और बसपा से अरशद इलियास के बीच ये मुकाबला था। यहां पर बीजेपी को एक बार फिर से जीत मिली थी। 2024 के रण की बात करें तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रेखा वर्मा पर विश्वास जताया है। वहीं इनके सामने श्याम किशोर अवस्थी बीएसपी से उम्मीदवार है और समाजवादी पार्टी से आनंद सिंह भदौरिया चुनावी मैदान में है। सीतापुर की बात कर लेते हैं। सीतापुर का 2019 का आपको इतिहास जल्दी से बता दें। बीजेपी से राजेश वर्मा और इनके सामने इनका मुकाबला था बीएसपी से नकुल दुबे का। बीजेपी को यहां पर फिर से जीत मिली थी। 2024 के रण की बात करें तो सीतापुर में अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राजेश वर्मा पर दांव चला है। वहीं समाजवादी पार्टी ने राकेश राठौड़ तो बीएसपी ने महेंद्र सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। हरदोई की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको हरदोई का बता दें। बीजेपी ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया था तो समाजवादी पार्टी ने उषा वर्मा पर दांव चला था। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से जयप्रकाश पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उषा वर्मा अब की बार उम्मीदवार है। मिश्रिक सीट की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास जल्दी से बता दें। बीजेपी ने अशोक रावत को उम्मीदवार बनाया था तो बीएसपी से नीलू सत्यार्थी उम्मीदवार थी। यहां पर फिर से बीजेपी को जीत मिली। 2024 के रण की बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी ने अशोक रावत पर ही भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने संगीता राजवंशी को उम्मीदवार बनाया है। उन्नाव की बात कर लेते हैं। उन्नाव सबसे हॉट सीट यहां पर बोल सकते हैं। 2019 का इतिहास आपको बता दें। स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी बीजेपी से यहां पर जीते थे और अरुण शंकर
शुक्ला समाजवादी पार्टी से हार गए थे। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार फिर से बीजेपी ने स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 का आपको इतिहास फर्रुखाबाद का बता दें, बीजेपी ने मुकेश राजपूत पर दांव चला था। वहीं उनके सामने कांग्रेस के सलमान खुर्शीद थे। बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2024 की रण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश राजपूत को अब की बार चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाक्य उनके सामने है और साथ ही बीएसपी के क्रांति पांडे यहां पर चुनावी मैदान में है। कन्नौज सबसे ज्यादा हॉट सीट आप कन्नौज को बोल सकते हैं। 2019 का आपको इतिहास कन्नौज का बता दें, सुब्रत पाठक बीजेपी से यहां पर जीत गए थे और डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के रण की बात करें तो सुब्रत पाठक एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से उन्हें चुनौती दे रहे हैं। अब बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास बता देते हैं। बीजेपी से अरुण सागर और बीएसपी से अमरचंद जौहर चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात कर लेते हैं। बीजेपी से अरुण सागर अब की बार उम्मीदवार है। वहीं समाजवादी पार्टी से ज्योत्सना गौड़ उम्मीदवार है। कानपुर की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास बता दें, सत्यदेव पचौरी बीजेपी से जीते थे। वहीं उनके सामने श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस से हार गए थे। 2024 के रण की बात कर लेते हैं। कानपुर में 2024 के रण में बीजेपी से रमेश अवस्थी चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस के आलोक मिश्रा उनके सामने चुनावी रण में है। झारखंड की जल्दी से बात कर लेते हैं। झारखंड की आपको बता दें कि 4 सीटों पर अब की बार चुनाव है, जिसमें खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम शामिल है। खूंटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। खूंटी में 2019 का इतिहास आपको बता दें, अर्जुन मुंडा बीजेपी से और उनके सामने मुकाबले में थे बीएसपी से कालीचरण मुंडा। बीजेपी को यहां पर एक बार फिर से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले तो अर्जुन मुंडा अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। उनके सामने उनको चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के कालीचरण मुंडा। लोहरदगा सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास कुछ इस तरह है कि बीजेपी को यहां से जीत मिली थी। बीजेपी के उम्मीदवार थे सुदर्शन भगत और कांग्रेस यहां से हार गई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार थे सुखदेव भगत। 2024 के रण की बात करें लोहरदगा के तो बीजेपी से अब की बार चुनावी रण में समीर उरांव है और कांग्रेस से अब की बार उम्मीदवार सुखदेव भगत है। वहीं पलामू सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास आपको पलामू का बता देते हैं। विष्णु दयाल राम बीजेपी से यहां पर जीत गए थे। आरजेडी की ममता भूया को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। 2024 की रण की बात करें तो बीजेपी के विष्णु दयाल राम अब की बार फिर से चुनावी मैदान में है। वहीं आरजेडी की ममता भूया उनके सामने उन्हें चुनौती दे रही है। सिंहभूम सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास कुछ इस तरह है कि बीजेपी से लक्ष्मण गिरुआ चुनावी रण में थे। उनके सामने गीता कोड़ा कांग्रेस से यहां पर चुनावी रण में थी और गीता कोड़ा यानी कांग्रेस को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो सिंहभूम में अब की बार बीजेपी की उम्मीदवार है गीता कोड़ा और जेएमएम उनको चुनौती देते हुए जेएमएम की उम्मीदवार है जोबा मांझी। चौथी चरण की वोटिंग का महा कवरेज लगातार इंडिया वॉइस पर जारी है।